नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, लहसुन की फसल में वैसे तो हमने शुरुआत से लेकर सभी जानकारी डाल रखी है कि बुआई के समय बेसल डोज में कौन सा खाद डालना चाहिए, खरपतवार के लिए कौन सी दवाई स्प्रे करना चाहिए और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, सारी चीज़ें डाल रखी हैं। पर अभी किसान भाइयों की लहसुन अधिकतर किसान भाइयों की 35 दिन से लेके 60 दिन के बीच में हो गई हैं। जो अगेती हैं वो और भी ज़्यादा दिन की हो चुकी हैं, पर जो अधिकतर लहसुन बोई होती हैं वो लगभग 35-40 दिन से लेकर 50 से 60 दिन की हो चुकी हैं। और ये समय ऐसा होता है कि जब पौधा है वो वेजिटेटिव ग्रोथ से आगे बढ़कर प्रोडक्शन की तरफ बढ़ता है। और इसमें जितनी सावधानी रखी जाए, जितना खाद उर्वरक हम समय पर और सही मात्रा में और सही खाद डालेंगे, उतना ही अधिक हमें प्रोडक्शन और क्वालिटी मिलने वाली है। तो अभी किसान भाइयों के अधिकतर सवाल आ रहे हैं कि हम दूसरा खाद कौन सा डालें या निंदाई करने के बाद कौन कौन से खाद उर्वरक डालें जिससे कि हमारा प्रोडक्शन और क्वालिटी अच्छी रहे। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए, और आपको वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी जरूर करें। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ, किसानों से संबंधित जानकारियाँ जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। और ये हमारी G2 लहसुन है जो कि लगभग 45 दिन के आसपास हो गई हैं, और इसमें निंदाई वगैरह हमने अभी करवाई है, जो कि आज भी काम इसमें चल रहा है। तो ये G2 लहसुन कैसी है वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। अब किसान भाइयों बात करें कि निंदाई के बाद में लहसुन में कौन कौन से खाद उर्वरक डालें, तो ये निर्भर करता है कि आपने बेसल डोज में क्या क्या लिया था। जैसे कि अगर आपने बेसल डोज में 12-32-16 या DAP ले लिया है तो अभी आपको उसकी आधी ही मात्रा लेनी है। जैसे कि अभी बात करें 12-32-16 जो कि NPK होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों होता है, उसमें पोटास, तो उसकी आपको 25 किलो प्रति बीघा के हिसाब से मात्रा अभी लेनी है। और अगर आपके पास 12-32-16 नहीं है तो आप जो फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा जो कि DAP होता है, डाई अमोनियम फास्फेट 1846, उसकी मात्रा भी ले सकते हैं। उसकी मात्रा आपको 30 किलो के आसपास, 25 से 30 किलो के आसपास उसकी मात्रा भी लेनी है। तो 12-32-16 या DAP दोनों में से आपको कोई भी एक चीज़ लेनी है। अगर आप अभी DAP ले रहे हो जो 1846, तो उसके साथ में आपको पोटास मिलाना पड़ेगा जो कि लाल रंग का होता है, आप पहचानते ही हैं। उसकी मात्रा आपको 25 किलो प्रति बीघा के हिसाब से लेनी है। और अगर आपने पोटास की पूर्ति पहले बेसल डोज में हमने बताया था उस अनुसार कर दी है, तो आप अभी उसकी मात्रा 10 से 12 किलो लोगे तो भी चल जाएगा। और अगर आपने 1 बोरी प्रति बीघा बेसल डोज में दे दिया है तो अभी पोटास की मात्रा नहीं लोगे तो भी चल जाएगा। ये तो बात हो गई बेसल डोज में छूटे हुए खादों की। अब कुछ किसान भाई बोलते हैं कि हमें निंदाई के समय क्या नाइट्रोजन की मात्रा भी देनी है। तो किसान साथियों, नाइट्रोजन की मात्रा अब देने का समय निकल चुका है। अब लहसुन 40 दिन को अगर क्रॉस कर चुकी है तो आपको नाइट्रोजन या यूरिया की मात्रा बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि हम जो 1846 दे रहे हैं या NPK 12-32-16 दे रहे हैं उनमें भी ऑलरेडी नाइट्रोजन की मात्रा उपलब्ध है। तो इसलिए हमें कोई भी नाइट्रोजन की मात्रा नहीं लेनी है। नाइट्रोजन की मात्रा लेने के क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, उसके वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। तो आपको यूरिया का उपयोग 30 दिन से पहले ही करना है, बाद में उपयोग नहीं करना है। तो ये बात हो गई मुख्य पोषक तत्व, जिसमें कि NPK 12-32-16 या DAP की बात हमने कह दी है, कितनी मात्रा लेनी है वो भी बता दिया है। अब इस उर्वरक में हमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, तो किसान साथियों इसमें आप जो इंसेक्टिसाइड है, अगर आपने बेसल डोज में नहीं दिया है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने फंगीसाइड ऐड नहीं किया है तो वो भी कर सकते हैं। और फंगीसाइड आपकी जड़ों के अंदर जो गुलाबी जड़ें हो रही हैं या ऐसी कोई दिक्कत है तो इसमें आप फंगीसाइड जरूर ऐड करें। अब फंगीसाइड ऐड कर रहे हो तो अगर माइकोराजा ऐड कर रहे हो तो फंगीसाइड आपको इसमें ऐड नहीं करना है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। अब बात करें इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, तो किसान साथियों बहुत सारी कॉम्बी किट आ रही हैं जिसमें कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी पूरी लिस्ट मैंने स्क्रीन पर शो कर रखी है। ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, जैसे मैग्नीशियम, बोरोन, जिंक और भी कई सारे, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट,
नाइट्रेट, ऐसी सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। और भी कई सारे पोषक तत्व जो कि पौधे की ग्रोथ को और पौधे को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं, सारी चीज़ें उसमें ऐड रहती हैं। तो आप कोई सा भी कॉम्बी किट ले सकते हैं या जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के पैक होते हैं जो कि 2 किलो 3 किलो प्रति बीघा के हिसाब से जाते हैं, तो वो ले सकते हैं। मैंने पिछले सालों में जो यूज़ किए हैं उनकी अगर बात करूं तो आप जो अल्बर्ट सॉल्यूशन विगोर कंपनी, ओमेक्स कंपनी का जो है, इंग्लैंड की कंपनी है, उसका अल्बर्ट सॉल्यूशन का काफ़ी शानदार रिजल्ट है, जिसकी 2 किलो प्रति बीघा मात्रा मैंने पिछले साल डाली थी। तो शानदार रिजल्ट है, आप वो ले सकते हैं। या वो उपलब्ध नहीं है तो आप कोई सा भी जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं। आप विश्वास पात्र कंपनी का जो रीजनेबल रेट में हो उसका आप उपयोग इसके साथ में बेसल डोज जो आप अभी ले रहे हो उसके साथ में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। जो जो चीज़ें आपने बेसल डोज में छूट चुकी हैं वो सारी चीज़ें अभी निंदाई के टाइम पे ले सकते हो। यूरिया अभी आपको नहीं लेना है, उस चीज़ का ध्यान रखें। यूरिया तीसरी सिंचाई में हमने रिकमेंड किया था, जो किसान भाई वीडियो लगातार देखते हैं उन्होंने तीसरी सिंचाई में यूरिया का उपयोग और माइक्रोराजा का उपयोग कर लिया होगा। तो उन चीज़ों को अभी डाल दिया है तो आपको अभी रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। बेसल डोज में हमने 12-32-16 या DAP और पोटास का, और जो इंसेक्टिसाइड है जिसमें फिप्रोनिल और जो फंगिसाइड है, ये सारी चीज़ें हमने बेसल डोज में डलवा दी थी। और फिर तीसरी सिंचाई में यूरिया और माइक्रोराजा हमने डलवा दिया था। तो अब हम जो निदाई के समय है वहाँ पर हमने 12-32-16 या DAP और उसके साथ में अगर पोटास नहीं डाला है तो ये 3 चीज़ें, और साथ में सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें डालकर जो है अच्छे से मिलाकर हमें खेत में भुरकाव करके हाथों हाथ सिंचाई कर देनी चाहिए। तो ये इस तरीके से हमें खाद का शेड्यूल बनाना है। अब जो जो खाद आपने बेसल डोज में डाल दिए हैं उनको अभी आपको कम मात्रा में लेना है, या जो इंसेक्टिसाइड वगैरह आपने पहले डाल दिया है तो अभी नहीं लेना है। अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जो मुख्य पोषक तत्व हमने आपको बताए हैं इनका आप खेतों में भुरकाव करके हाथों हाथ सिंचाई करें। ज़्यादा अलग अलग टेक्निकल या ज़्यादा खाद एकदम से खेत में डालकर मिट्टी को बंजर भी नहीं बनाएं, क्योंकि हम उत्पादन के लालच में आकर अधिकतर किसान भाई करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलाकर डालते हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि कौन सी चीज़ रिजल्ट दे रही है, कौन सी रिजल्ट नहीं दे रही है। इसलिए आप जो भी खाद उर्वरक ला रहे हो उनके अधिकतर चीज़ें महंगी होती हैं। तो आप जो भी रिजनेबल चीज़ें हैं या जो अपने खेतों में कमी है या जो हमको लग रही है फसल जो चीज़ की मांग कर रही है वो ही डालें, और कम खर्चे में अच्छा उत्पादन लेकर अच्छी क्वालिटी बनाएं और खेती को मुनाफे का धंधा बनाएं। तो इसलिए सारी चीज़ें एक साथ नहीं डालें, जो भी चीज़ें लगती जाएँ वैसे वैसे आप डालें। अब किसान भाइयों का सवाल आता है कि कैल्शियम नाइट्रेट अभी डाल सकते हैं, तो कैल्शियम नाइट्रेट अभी नहीं डालना है, आपको 70 से 80 दिन की अवस्था में कैल्शियम नाइट्रेट डालना है। तो सारी चीज़ें हमें एक साथ नहीं देना है, क्योंकि हम भी अगर भोजन करते हैं और सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो उसमें जो है हमारी जो भोजन है वो बिगड़ता है। तो इसी प्रकार से फसलों और पौधों के साथ भी होता है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से अधिक मात्रा में या अधिक चीज़ें डालते हैं तो पौधा फिर उनको सभी को ग्रहण नहीं कर पाता। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा खाद जो भी हमने बताया है उसी हिसाब से, उसी मात्रा में शेड्यूल के हिसाब से ही डालें, जिससे कि समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी और आप कम खर्चे में अधिक उत्पादन और अच्छी क्वालिटी ले सकते हैं। तो ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास भी कोई जानकारी हो तो कमेंट जरूर करें। चैनल पर खेती से संबंधित और भी कई सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।